Good morning student, this is Rohit Pandey sir and now start your new topic area vector, electric flux and Gauss law. Okay guys, what is area vector? So guys, area vector, it is a direction of any planar area, okay, and it follow the right hand rule and screw laws. In class 11 we have already studied about the laws of vector. ओके गाइस, तो आपको इसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी आपने क्लास 11th में इसको पढ़ रखा हुआ है। एरिया वेक्टर क्या है? सपोज गाइस कोई एक प्लेनर एरिया है, प्लेनर एरिया यानी कोई प्लेन है, उसको हम कहीं पर भी रख सकते हैं। सपोज करिए कोई हमारा ये एक्स वाई प्लेन पर रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन पर ये ऐसे ये रखा हुआ है और ये जो साइड है ए बी सी डी। ओके गाइस, इस पर आप अगर एरिया फाइंड आउट करें तो एरिया इज इक्वल होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। ओके गाइस, तो लेंथ कितनी है? सपोज अगर ए बी ले लेते हैं, ब्रीथ कितनी है? तो ब्रीथ है आपकी कितनी? बी सी। ओके गाइस, ये ऐसे ये एरिया वेक्टर का ऐसे साइन कर देते हैं। तो गाइस जो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होता है? तो राइट हैंड स्क्रू रूल से तो ए क्रॉस बी हम लोग कर रहे हैं यानी ए बी क्रॉस बी सी। ए बी क्रॉस बी सी मीन्स पहले ए बी फिर उसके बाद बी सी। तो गाइस जो हम लोग अगर हम राइट हैंड रूल ले तो राइट हैंड रूल से क्या होता है? हम सबसे पहले अपने इस पाम को उस फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में लेते हैं, उसके बाद इन फिंगर्स को सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में। तो फर्स्ट ए बी है आपका, तो गाइस ए बी इधर है तो ए बी को आप इधर कर दीजिए। उसके बाद बी सी आपका देखिए ऊपर है, तो ये जो आपका थंब होगा ए बी, तो थंब आपका जो होगा आउटवर्ड डायरेक्शन यानी आपको आपकी तरफ इधर की तरफ इसका इसकी डायरेक्शन होगी। इसी तरह अगर आप स्क्रू रूल से करते हैं तो स्क्रू रूल में आप देखते हैं, आप एक स्क्रू को ले करके यहाँ पर रखिए यानी पहले आप ए बी पर रखिए फिर उसको बी सी की डायरेक्शन में यानी ऐसे। अगर आप इसको ऐसे रोटेट करते हैं यानी इस डायरेक्शन में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो गाइस आप देखते हैं स्क्रू आपका ओपन होगा और वो बाहर की तरफ आएगा। तो इससे जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? आउटवर्ड यानी आपकी तरफ होगी। और ये क्रॉस आपको मालूम है इनवर्ट का होता है, ये इनवर्ट का होता है और ये आउटवर्ड। ओके गाइस, तो इस तरह आपने एरिया वेक्टर को समझ लिया है। और एरिया वेक्टर में और इससे ज़्यादा इसमें आपका कुछ भी नहीं है क्योंकि इससे इतने में ही आपके सारे रूल्स हो जाएंगे। तो ओके गाइस, एरिया वेक्टर अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी प्लेनर एरिया में जो उसकी रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगी वही उसका क्या होता है? एरिया वेक्टर। सपोज करिए कि अगर ये ऐसा कोई है और यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है और ये गाइस इस तरह है, तो गाइस देखिए ये रिंग है, अगर इसका एरिया वेक्टर आपसे पूछे तो रिंग आपको ऐसे रखी हुई है, इस तरह हॉरिजॉन्टल ऐसे रखी हुई है। तो गाइस इसका जो एरिया होगा तो ए क्रॉस बी यानी ऐसे जाएगा यानी इसका जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? तो आउटवर्ड होगी यानी ऊपर की तरफ ऐसे। इस तरह आप गाइस इसकी जो डायरेक्शन है उसको भी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो गाइस एरिया वेक्टर में कुछ इसी तरह होगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके गाइस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज अ नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एनी दैट पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स कोई भी सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और उस सरफेस से परपेंडिकुलर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी वो सारी आपकी क्या होती है? वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है यानी नंबर्स आपको बताता है, इसलिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। ओके गाइस, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको फाई ई से डिनोट किया जाता है। सपोज करिए कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देख रहे हैं इस तरह, और यहाँ पर एक सरफेस को आप ऐसे रख दें इस तरह। ओके गाइस, तो इस सरफेस से जितनी भी फील्ड लाइन गुजरेंगी वो आपकी क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती हैं। अच्छा, तो एक चीज तो ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर से गुजरेगा वो उसमें वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताएगा। यानी इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी। और गाइज इसके साथ एरिया को भी देख लेते हैं, अगर एरिया छोटा या बड़ा कर दें। गाइज ये बिल्कुल उसी तरह है। सपोज करिए कि कोई एक रिवर है और ये रिवर ऐसे फ्लो हो रही है। ओके गाइज, ये रिवर ऐसे फ्लो हो रही है और आप क्या चाहते हैं कि इसमें से ये जो रिवर है इसका वाटर आप कलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप वाटर को कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? एक प्लेट लेंगे और प्लेट को इस पर रखेंगे। अगर इस प्लेट को आप गाइज इस तरह रखते हैं, सपोज ये प्लेट ऐसे आपने रखी है ऐसे, तो गाइज देखते हैं कि जितना भी वाटर होगा वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और
ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर दोनों कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो गाइस आप देखते हैं कि अगर परपेंडिकुलर एरिया होगा तो इस पर से कोई भी फ्लक्स कोई भी वाटर इस पर नहीं आप कलेक्ट कर सकते। लेकिन इसी प्लेट को अगर आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे टर्न करते जाए, मीन्स प्लेट को आपने ऐसे रखा है, इसको धीरे धीरे ऐसे करते जाइए ऐसे, तो आप देखते हैं कि जितना आप ऐसा करेंगे उतना इसमें वाटर आके कलेक्ट होकर के नीचे आएगा। यानी अगर इस फील्ड को आप क्या करें गाइस, तो इस प्लेट को अगर गाइस आप इस तरह कर दें ये ऐसे, तो आप देखते हैं कि जितना भी वाटर इसमें से निकलेगा गुजरेगा उसको अगर एक आप पाइप के थ्रू अगर नीचे लेकर आते हैं और यहाँ पर आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें से उतना वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। यानी 1 सेकेंड में और एक मिनी सेकेंड में, जितने भी सेकंड में आप इसको कलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यानी आपने देखा कि इसका एरिया भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस एरिया को अगर हम गाइस इस तरह रख दें, प्लेट को थोड़ा किसी एंगल में ऐसे बेंड करके रख दें, तो गाइस देखते हैं तो पहले आपको देखिए इतना एरिया में आप इसका वाटर कलेक्ट करते थे, अब गाइस देखिए इतने एरिया में कलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके लिए आपका जो एरिया होगा वो कैसा होना चाहिए, इसके जस्ट सामने, यानी इसका एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट होनी चाहिए या तो फिर एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इसका मतलब, और अगर इसका एरिया छोटा होगा, अगर इसका एरिया बड़ा होगा तो गाइस कैसा इफेक्ट पड़ेगा, तो अगर एरिया अगर छोटा है तो फील्ड भी हमको कम मिलेगी और एरिया अगर बड़ा है तो फील्ड हमको ज़्यादा मिलेगी। यानी अगर इस प्लेट का साइज छोटा कर दें, अगर जितना छोटा करेंगे उतना ही कम फील्ड मिलेगा, जितना बड़ा कर देंगे उतनी ही फील्ड हमको मिलेगी। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और गाइस ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसको आप राइट ऐसे कर सकते हैं, फाई ई प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके गाइस, इस तरह आप इसको कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल साइन हटाने पर जो कांस्टेंट आए उसकी वैल्यू 1 होगी। तो गाइस जो फाई ई का जो फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस तरह। तो अब गाइस इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा के बारे में भी आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। ई ए कॉस थीटा को कैसे हम समझें, तो गाइस इसके लिए देखिए, अगर ये हमारा कोई सरफेस है ऐसे, ओके गाइज ये एक सरफेस है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखें तो वो कुछ इस तरह है और इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, ये एरिया वेक्टर है। तो गाइज इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इसमें फ्लक्स फाइंड आउट करेगा, तो फ्लक्स के लिए हमने आपको बताया नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है गाइज, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसके परपेंडिकुलर यानी एरिया वेक्टर तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और ये ई है, तो ई का यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट होगा, अगर ये एंगल थीटा बनाएगा तो गाइज आप देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा, ई कॉस थीटा। तो गाइज हमें हमेशा ई कॉस थीटा ही इसके परपेंडिकुलर आपको मिलेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर उसी एलॉन्ग में है तो भी आपको मिल जाता है, अगर किसी भी एंगल पर है तो हम लोग हमेशा एरिया वेक्टर के थ्रू इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी इसका अगर आप फ्लक्स आप फाइंड आउट करें तो ई कॉस थीटा इंटू ए। ओके गाइस, तो इस तरह आपने वही फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया जो अभी पीछे फाइंड आउट किया था, ई ए कॉस थीटा। ओके गाइस, अगर इसमें आप कंडीशंस देखें तो अगर आप थीटा आपका 0 होगा तो गाइस देखिए कंडीशन फर्स्ट है आपका, थीटा अगर 0 होगा तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0, कॉस 0 वैल्यू 1, यानी आपको ई ए मिलने वाला है और ये मैक्सिमम फील्ड है। ओके गाइस, इसके बाद अगर आप देखें इसको और चेंज करें तो थीटा को अगर हम लोग क्या करें, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लें तो फाई ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ई ए कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0 होता है, यानी ये 0 मीन्स आपने देखा ना अभी इसका जो दूसरा ये वाला केस था इसमें आपने देखा था कि ई वेक्टर और ए वेक्टर को, सॉरी ये ए वेक्टर था, ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों क्या थे, यानी फील्ड ऐसे है और प्लेट ऐसे है, यानी प्लेट का जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे होगा। तो गाइस देखिए दोनों परपेंडिकुलर है, यानी आपको मालूम यहाँ पर कोई भी वाटर नहीं आप कलेक्ट कर सकते, यानी कोई फील्ड आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इस प्लेट को ऐसे रख दें यानी इस डायरेक्शन पर, या ऐसे कर दें एरिया वेक्टर इधर कर दें, तो आपको कुछ ना कुछ फील्ड जरूर मिलेगी। ओके गाइस, तो अब आप चाहे तो इसका और आगे रोटेट कर लें, यानी जो हमने 180 का केस आपके माइंड में आ रहा होगा, तो थीटा इक्वल टू 180 मीन्स फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 180, कॉस 180 होता है कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90, साइन 90 1 होता है, यानी इज इक्वल टू माइनस ई ए।
तो आपको निगेटिव डायरेक्शन में मिलेगी, पर मिलेगी, बट कुछ ना कुछ मैक्सिमम फील्ड आपको, सॉरी मैक्सिमम फ्लक्स आपको जरूर मिलेगा। अब आप गाइज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और कई टाइप्स के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इफ ई वेक्टर इज इक्वल 2/5 ई नॉट आई कैप प्लस 3/5 ई नॉट जे कैप, वेयर ई नॉट इज इक्वल टू 4 × 10³ न्यूटन पर कूलम एंड द सरफेस एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर अलॉन्ग वाई जेड प्लेन। ओके गाइस, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वाई जेड प्लेन पर ये सरफेस एरिया रखा हुआ है, तो गाइस इस तरह आप इसको बना लीजिए। वाई जेड प्लेन, ये आपका एक्स है, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड प्लेन, और आपका जो सरफेस है वो कहाँ पर है, तो गाइस वो आपका वाई जेड प्लेन पर, यानी वाई जेड प्लेन पर आपने कुछ इस तरह रखा हुआ है। ओके गाइस, इसको थोड़ा सा ऐसे कर ले, वाई जेड प्लेन पर थोड़ा सा ऐसे, यानी इस तरह ये रखा हुआ है, वाई जेड प्लेन पर है। अब आपसे कह रहा है कि फील्ड फाइंड आउट, फ्लक्स फाइंड आउट। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके गाइस, इस तरह भी कर सकते हैं। अब ई वेक्टर तो आपको गिवन है यहाँ पर, ये आपका ई वेक्टर है। अब इसको आप यहाँ पर रखिए, तो ओके गाइस यहाँ पर रखते हैं, तो 2/5 ई नॉट आई कैप प्लस 3/5 ई नॉट जे कैप। ओके गाइस, ये आपने ई वेक्टर बना दिया। उसके बाद डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर देखिए तो ये वाई जेड प्लेन पर है गाइस, यानी वाई और जेड, समझ रहे हैं ना, वाई और जेड ऐसे प्लेन है, वाई और जेड प्लेन पर है। तो गाइस इसका मतलब ऐसे है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, कुछ ऐसे होगा, वाई जेड प्लेन पर रखा हुआ है। अगर एक्स वाई प्लेन की बात करते तो ऐसे रखता होता, एक्स वाई प्लेन होता तो ऐसे, वाई जेड प्लेन है तो ऐसे। ओके गाइस, एक्स वाई प्लेन होता तो ऐसे, वाई जेड प्लेन है तो ऐसे, या अगर एक्स जेड की बात करता है तो दूसरी तरह रखते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, एक्स वाई प्लेन होता तो ऐसे रखा होता या ऐसे रखा होता। अगर ये वाई जेड प्लेन पर है तो गाइस ऐसा रखा होगा, या तो फिर इसको हम लोग ऐसे कैसे भी रख सकते थे, बट ये वाई जेड प्लेन है तो आप देखिए इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्स प्लेन पर ही होगा। इसका मतलब एरिया वेक्टर की आपको वैल्यू गिवन है, डीए वेक्टर आपको कितना गिवन है गाइस, तो 0.2 मीटर स्क्वायर, यानी ये एक्स प्लेन पर है। एक्स प्लेन के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो आई कैप, तो 0.2 आई कैप। अब गाइज आप इसको सिंपली स्केलर प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो आई के साथ होता है 1 होगा, जे के साथ होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ओके गाइज, तो आप यहाँ पर देखिए, तो 2/5 ई नॉट इंटू आई डॉट आई इक्वल प्लस, इसमें तो 0 हो जाएगा क्योंकि आई डॉट जे क्या होता है 0, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपको फ्लक्स जो फाइंड आउट होगा वो कितना होगा, तो 2/5 ई नॉट। ओके गाइस, अब चाहे तो ई नॉट की वैल्यू रख दें, 2/5 इंटू ई नॉट कितना है, तो 4.0 इंटू 10⁻3। ओके गाइस, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, तो 2.5 इंटू इसको 40 कर लें इंटू 10⁻2 हो जाएगा, तो 2 5 8 जा और 8 2 जा 16, यानी 16 इंटू 10⁻2, या आप ये कह सकते हैं कि ये होगा 1600 फ्लक्स, ये फ्लक्स। अब गाइस फ्लक्स की यूनिट हम लोगों ने नहीं बनाई थी, आप यहीं पर ही सीख लेते हैं। फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए। ओके गाइस, ई क्या है, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो आप समझ गए क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके गाइस, ये फ्लक्स हो गया। अब इसमें से हम लोग एक काम और कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी फ्लक्स की डायमेंशन आपसे जरूर पूछ लेता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गाइस देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायमेंशन फाइंड आउट कर लें, फाई इज इक्वल टू ई ए। ओके गाइस, ई इज इक्वल होता है एफ अपॉन क्यू, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। ओके गाइस, तो आपको एफ का डायमेंशन मालूम है, MLT-2, लेंथ L और ब्रीथ L। ओके गाइस, क्यू क्या होता है, तो 80। अब आप गाइस को सॉल्व कर लें, ये ऊपर जाएगा तो ML³ T ऊपर गया -3A²। ओके गाइस, ये 5E का आपको डायमेंशन फाइंड आउट हो गया। ओके गाइस, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन के लिए गाइस, फाई इज इक्वल टू ई ए, गाइस ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू इंटू ए एरिया होता है, एफ का डायमेंशन MLT-2। ओके गाइस, और एरिया होता है L² और डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू इक्वल टू 80, तो गाइस ये 80 हो गया। अब इसको गाइस ऊपर में लेकर जाए तो L ये हो गया L³, T ऊपर जाएगा T⁻³ और A इनवर्स। ओके गाइस, तो ये आपकी 5E का
डायमेंशन। ओके गाइस, इसको अगर एमकेएस में यूनिट बनाना चाहें, फाई ई इज इक्वल टू केजी मीटर क्यूब सेकेंड पावर -3 एंड एम्पियर -1। ओके गाइस, इस तरह ये एमकेएस में आप इसकी यूनिट भी बना सकते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चंस कर लेते हैं। सपोज करिए कि ये एक चार्ज है, इस चार्ज के चलते ही एक डिस्क है, ऐसे डिस्क, ये डिस्क गाइस इस तरह के डिस्क का एक क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फील्ड पर भी हम लोगों ने किया हुआ था। तो गाइस ये जो डिस्क है वो आप देखिए ऐसे रखी हुई है, ये कुछ इस तरह रखी हुई है, यानी ऐसे रखी हुई है, और ये एक चार्ज है, और यहाँ से आपको इस पर फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो इस चार्ज की वैल्यू अगर Q है तो इस Q के चलते, और अगर इसकी डिस्टेंस यहाँ से स्मॉल r हो तो आपको बताना है, क्योंकि इस चार्ज से देखिए ऐसे 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 आपको कुछ फील्ड निकलने वाली है, और गाइज आपको इस डिस्क पर आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो गाइज सिंपली कर लेते हैं। तो गाइज आपको याद होगा डिस्क के जो कुछ क्वेश्चन थे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। तो गाइज एक काम करते हैं, एक छोटी सी डिस्क हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे काट लेते हैं, जिसकी रेडियस जो है गाइज, वो रेडियस हम लोग लेते हैं x है गाइज, रेडियस x है, और इसका जो ये इसकी जो ब्रीथ है वो हम लोग ले लेते हैं dx। ओके गाइज, तो इस की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगी वो गाइज कुछ इस तरफ होगी, ये फील्ड है। अब गाइज हमको फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है गाइज, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ऐसा कुछ होगा। ओके गाइस, तो अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, और जो लिमिट हमको अप्लाई करनी है, तो लिमिट से हमारी जो है गाइस, इस जो बड़ी वाली डिस्क है इसका जो रेडियस है, जो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है, ये हम लोग कैपिटल R कंसीडर कर लेते हैं, यानी 0 to R हमारी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हो गाइस, इस पॉइंट पर छोटे चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो क्या होगी, तो वो हम लोग राइट कर लेते हैं 0 to R, ई क्या होता है K डी क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या होगी गाइस, तो देखिए ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आप आर स्क्वायर यानी आपका नीचे बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह गाइस कुछ हमको ये मिलने वाला है, इनटू डी ए आपको फाइंड आउट करना है, यानी एरिया के लिए गाइस देखिए क्या होगा, तो इस ए का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया यानी क्या हुआ, ये पूरी लेंथ इंटू इसकी ब्रीथ, यानी अगर इस डिस्क की आप बात करें तो इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, यानी ये पूरी लेंथ, यानी ये पूरी लेंथ और इनटू ये जो एरिया है, यानी ये पूरी लेंथ इतनी होगी और ये एरिया यानी लेंथ आपकी कितनी है, तो गाइस ये सर्कमफेरेंस हो जाएगा, यानी इसको बोलेंगे 2 पाई x इंटू डी एक्स। ओके गाइस, अब आप एक काम करिए, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो गाइस इसको सॉल्व करने का तरीका लास्ट लेक्चर में आपने देखा है, और हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट आंसर इसको दे देते हैं। डायरेक्ट आंसर कितना होगा, तो गाइज यहाँ पर जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे 0 to R की, तो ये गाइज x वाले टर्म्स आपके निकल जाएंगे। इसके बाद जो आंसर आएगा वो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी k की वैल्यू आप रख देंगे, और आपको ब्रैकेट में मिलेगा 1 माइनस R अपॉन अंडर रूड R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके गाइज, इस तरह आप इसमें फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइज, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था जहाँ पर आपने एक डिस्क पर फ्लक्स फाइंड आउट किया है। ओके गाइज, फाइंड द फ्लक्स, क्वेश्चन बना दें, फाइंड द फ्लक्स ऑन अ डिस्क ड्यू टू चार्ज Q। ओके गाइज, इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं गाइज। अब इसके बाद गाइस इस पर एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज Q है, तो यहाँ पर DQ ना लेकर के Q ही लेंगे। ओके गाइस, तो आंसर आपको इतना मिलेगा। ओके गाइस, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब सपोज करिए गाइस हमारे पास कोई एक बॉडी है जिस पर ये एक बॉडी है जिस पर जो फील्ड है वो हमारी कुछ इस तरह है। ओके गाइस, कुछ इस तरह है। ओके गाइस, तो अब आपसे इस पर फ्लक्स पूछा गया, तो डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे गाइस। फ्लक्स के लिए क्या होगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनटू इसका एरिया कितना होगा गाइस, तो इस डिस्क में नहीं है, इधर साइड का एरिया कितना होगा, तो ये हो जाएगा गाइस पाई आर स्क्वायर, मीन्स फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए वेक्टर, ये होता है गाइस। तो गाइस ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू इसका एरिया ये हो गया। अब सपोज गाइस ये सरफेस
कुछ आपकी जो इस तरह है और ये कुछ ऐसे बन जाए, ये ऐसे। और यहाँ पर से भी अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस पर भी देखिए कैसे होगा, तो फ्लक्स कैसे होगा, तो ई इंटू ए वैक्टर ये होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई होगी, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई होगी। अब गाइस एक ही जो बात आती है, तो गाइस यहाँ पर देखिए इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, इधर का एरिया वेक्टर कुछ इस टाइप से होगा, इधर का एरिया वेक्टर इधर होगा, यानी ये जो डी ए है, ये डी ए है और ये डी ए है, इसमें इधर होगा, इसमें इधर, यानी सब में आप देख रहे हैं कि जो एरिया वेक्टर है वो अलग अलग होंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो हम एरिया वेक्टर लेंगे, अगर इसको लेते हैं तो ये क्या होगा, डी ए कॉस थीटा, तो इसे डी ए कॉस थीटा, तो हम लोग क्या करते हैं जब क्लोज सरफेस हो तो गाइस फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करते हैं ई इंटू डी ए कॉस थीटा का, तो इसमें ई तो गाइस कांस्टेंट है, ई बाहर हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा ऐसे लेंगे। जब ये कॉस थीटा को करेंगे तो गाइस ये जो पूरा कॉस थीटा होगा वो हमें केवल इस सरफेस को बताएगा, इसी सरफेस से लिंक हमको बताएगा। तो इस सरफेस का जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी जो फाई ई आपको मिलने वाला है वो कितना होगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके गाइस, तो ध्यान रखिएगा सरफेस का बॉडी का फिगर कैसा भी हो, अगर सरफेस आपको दिख रहा है, सरफेस आपका इस तरह है या इस तरह है या और कुछ भी बना दें, यानी अगर आप देखें इस सरफेस को ऐसे करके यहाँ का जो शेप है वो कुछ इधर ऐसे दे दे, ये ऐसे लिंक्ड हो जाए, सपोज ये थोड़ा गलत हो गया फिगर, अगर हम इसको कुछ ऐसे कर दें ऐसे, तो और फील्ड हमारी कुछ इस टाइप से जा रही हो ऐसे, तो गाइस जो आपका जो फ्लक्स होगा वो गाइस सिंपल इतना ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। गाइस ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके पूरे शेप से ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है केवल यहाँ के एरिया पर कितने से फील्ड हमारी निकलती है। ओके गाइस, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अब वो गाइस अब आते हैं कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट में, तो उसके लिए देखिए गाइस, अब अगर बात करें क्लोज शेप की, क्लोज शेप में हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, ये क्लोज शेप है। ओके गाइस, ये क्लोज्ड शेप है और जहाँ पर इनसाइड यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ है और आप पे इस पे फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो गाइस एक काम करते हैं, एक छोटा सा ये डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है यहाँ पर ले लेते हैं, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो डी ए इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी किधर होगी, कुछ इसी डायरेक्शन में आपको मिलने वाली होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों सेम डायरेक्शन पर है, तो इसके लिए जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके गाइस, तो ई वेक्टर आपको ई वेक्टर के लिए आपको मालूम है क्या होगा, तो ई वेक्टर के लिए आपने यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओके गाइस कुछ इस तरह हो जाएगा, इनटू अब इसका एरिया कैसे होगा, तो इसको डी ए कॉस थीटा ऐसे राइट कर लें। अच्छा, अब ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और ये यानी इस चार्ज की वजह से फील्ड लाइन आउटवर्ड होगी और ये तो जो एंगल जो दोनों फील्ड और एरिया क्या होंगे, सेम एंगल पर होंगे, यानी जो इनके बीच एंगल बनने वाला है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी। ओके गाइस, तो इसको ऐसे सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए। ओके गाइस, अब यहाँ पर देखिए के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट और आर ये जो डिस्टेंस है पूरी रेडियस के लिए सेम होगी, ये कांस्टेंट होगी, तो केवल आप एरिया का आप इंटीग्रेशन करेंगे, यानी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी ए, और डी ए कितना हो जाएगा ये पूरा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एक काम करते हैं, के की वैल्यू रख देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके गाइस, कुछ कैंसिल होंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी जो फ्लक्स आपको मिला वो कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके गाइस, अच्छा ये जो रिलेशन हमको मिला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये और यही गाइस हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी होगा। और ये गाइस जो आपने देखा ये क्लोज सरफेस के लिए था, क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स आपने फाइंड आउट किया वो कितना था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और गाइस यही हमारा गॉस लॉ भी होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशन से कहेंगे, उसके रूल्स आपको बताएंगे। और अभी आप यहाँ पर देखिए क्लोज सरफेस में कितना फ्लक्स होगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यही गाइस हमारा गॉस लॉ भी होता है। तो गाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग डेरिवेशंस को लेके, और इनको गाइज नोट्स बनाते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।